उधर विपक्ष मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन केरल में जो हो रहा है उस पर भी चुप है। केरल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि वो जो नया इंडिया बना है उसकी साथी है, कांग्रेस की साथी है, उसने एक रैली निकाली आरोप लग रहा है और इस रैली में सरेआम हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे नारे लगाए। यह वही मुस्लिम लीग है जिसे राहुल गांधी सेक्युलर बताते हैं और जिसके साथ केरल में कांग्रेस का गठबंधन है। बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों के सामने हिंदुओं को फांसी देने, उन्हें जला देने जैसे नफरती नारे लगाए। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए आरोप लगाया। अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग को केरल की लेफ्ट सरकार का सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से वो इस तरह के नफरती नारे लगा रहे हैं। सुनिए केरल बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। It's very unfortunate, shocking, and this is the IVML youth wing workers are what they are saying. We'll hang you in the temple, we'll burn you alive. So my question is, why Congress party and UDF leaders are keeping mum on this issue? Why they are not come against this words by the Muslim youth league workers? Is this the real face of the Rahul Gandhi's new India? तो बीजेपी पूछ रही है कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हैं, आरोप लग रहा है, और इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्या है ये, क्या ये नए इंडिया का चेहरा है? जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है वो केरल के कासरगोड जिले का होने का दावा किया जा रहा है। मार्च में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग के कार्यकर्ता बताए गए। मणिपुर के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने के लिए मंगलवार को यह मार्च निकाला गया था, जिसमें हिंदुओं के प्रति भड़काऊ नारेबाजी का आरोप लगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग केरल में मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं और इनका गठबंधन करीब 50 सालों से चल रहा है। 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 91 और मुस्लिम लीग ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कैबिनेट तक में शामिल थी और यह वही लीग है जिसे विदेश में बैठकर राहुल गांधी 100% सेक्युलर बताकर आए थे। आपको राहुल गांधी का मुस्लिम लीग पर जो बयान था वो याद दिलाता हूं। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तो जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी 100% सेक्युलर बताकर आए थे, उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ बयानबाजी कर रही है या नारे लग रहे थे उसके कार्यक्रम में। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ बीजेपी ने पुलिस में शिकायत भी की, जिसके बाद केरल पुलिस ने 307 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें 7 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय सचिव फिरोज बाबू और जिला स्तर के नेताओं का नाम शामिल है जो उस मार्च में शामिल थे। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने की धारा में केस तक दर्ज हो गया है। इसके अलावा गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, उपद्रव फैलाने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक का अपडेट यह है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी तक का अपडेट यह भी है कि मुस्लिम लीग को 100% सेक्युलर बताने वाले राहुल गांधी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा है। सोशल मीडिया पर जब यह भड़काऊ नारेबाजी वायरल हुई तो मुस्लिम लीग पर सवाल उठने लगे। अब मुस्लिम लीग की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस घटना पर खेद है। 2 समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाना उनकी पॉलिसी नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारेबाजी की है उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्च के दौरान जो नारे लगाने थे उन नारों से अलग ये नारे लगाए गए। सवाल यह है कि अगर ये नारे लगाए गए तो उसी दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कार्रवाई वीडियो वायरल होने के बाद, सवाल उठने के बाद और इतने भड़काऊ बयान हैं, इतने भड़काऊ नारे हैं कि भाई हिंदुओं को मंदिरों के सामने टांग देंगे, ऐसी भड़काऊ नारे लगे हैं। और आपने कार्रवाई कब की? जब वीडियो वायरल हो गया, जब सवाल उठने लगे, उसी दिन इनको निकाल देना था। विपक्ष बंगाल की हिंसा पर भी कुछ नहीं बोलता।
आप देखिए, बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा भड़की थी उस पर बीजेपी ने अपनी टीम भेजी थी। वो टीम लौट कर आई और उसने अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को दी। इस रिपोर्ट में बीजेपी ने हिंसा की कई घटनाओं का जिक्र किया। बंगाल में शांतु पात्रा नाम के व्यक्ति के घर में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई, और यह सब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसलिए किया क्योंकि उनसे अपने घर में नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई हुई थी। यह बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है। इसी तरह बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार महुमिता मंडल के घर पर भी अटैक हुआ। उनकी बहू जो कि गर्भवती थी, उन पर हमला हुआ, यह आरोप। बंगाल में पांचला के ब्लॉक 196 में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को नंगा करके परेड कराया गया, गलत तरीके से छुआ गया। यह भी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर आई है जानकारी। इसी तरह बंगाल के बामनहाट में बीजेपी के चंद्र बर्मन नाम के कार्यकर्ता के पैर में गोली मार दी गई है, बीजेपी का आरोप। बंगाल के फलीमारी में बीजेपी कार्यकर्ता को पहले पीटा गया, फिर उसके बाद गोली मारकर पोलिंग बूथ पर हत्या कर दी गई। बंगाल के ही फलीमारी में बीजेपी के और कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसे गोली मार दी गई। बीजेपी का दावा है कि अलग अलग घटनाओं में बंगाल में कुल 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन एक आदमी ये नए नए बने इंडिया में से खड़े होकर नहीं बोला कि हमको बंगाल पे भी चर्चा चाहिए। क्यों? क्योंकि एजेंडा एक ही है, नरेंद्र मोदी। और विपक्ष का यही डबल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से पब्लिक उसे नकारती है।